नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज के शो में बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको कल कहां मिल सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा नंबर है। साथ ही आप फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, करते हैं आपका शो में स्वागत। और सबसे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन हमने देखा बाजार सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया। निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,642 के लेवल पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 208 अंक फिसलकर 62,600 के पार बंद हुआ। आज बैंक शेयरों ने भी साथ नहीं दिया। निफ्टी बैंक जो है 194 अंक गिरकर 43,138 के लेवल पर आज हुआ बंद। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आखिर ये दबाव क्यों बना हुआ है। ग्लोबल बाजारों की कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर आज दिखा। अमेरिका में जो लगभग 500 पॉइंट की कमजोरी डाउ में दिखी, उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और उसके चलते भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत होना तय था। लगभग 100 पॉइंट नीचे खुले हम निफ्टी पर 18,600 के आसपास और उसके बाद बेहद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। पूरा दिन भर लगभग 75 पॉइंट की रेंज में कारोबार करते करते 18,650 के आसपास निफ्टी ने दी समाप्ति। बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में थोड़ा बेहतर था, कम कमजोर था। सेकंड हाफ में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर बढ़ती हुई दिखी। वजह है कि कल आने वाली है क्रेडिट पॉलिसी। उससे पहले बैंक निफ्टी जो कि सोमवार को यानी कि कल लाइफ टाइम हाई पर भी बंद हुआ था, तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आई, लेकिन बंद होते होते 43,100 के लेवल को बैंक निफ्टी ने भी होल्ड किया, तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। निफ्टी जरूर 4 दिनों तक 18,700 के आसपास और ऊपर बंद होने के बाद पहली बार 5 दिनों में 18,700 के नीचे थोड़ा सा बंद होता हुआ दिखा। अब दो डाउ पर, उसके बाद वहां पर क्या होता है, लेकिन इससे ज्यादा क्रेडिट पॉलिसी का भी इंतजार है। आज की कमजोरी के पीछे दो बड़ी वजह है। ग्लोबल मार्केट्स तो अपनी जगह ही, लोकल वजह जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। उसमें एक तो ये कि थोड़ी सी एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर बढ़ा है, कभी कैश में तो कभी वायदा कारोबार में। दूसरा, रुपए में आज जमकर कमजोरी हुई, लगभग 1% रुपया आज कमजोर हो गया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ी सी डॉलर की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है और उस वजह से रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है। आज जो रुपए की कमजोरी है वो दुनिया भर में बाकी करेंसीज की नहीं हुई है ज्यादा, हमारी करेंसी ही थोड़ी कमजोर हुई है। ये इंटरेस्टिंग है, तो इसने भी थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम किया। सो ओवरऑल कह सकते हैं हल्की फुल्की कमजोरी वाला दिन, जहां पर बाजार हल्के नुकसान के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज हुए हैं बंद। तो चलिए, तो अब आज के बाजार का हाल समझा हमने। हम कोटक सिक्योरिटीज के हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं, जानते हैं उनके बाजार पर आए। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं हम आपका शो में। बाजार में कुछ दबाव आज हमें देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों शानदार एक रैली बाजार में नजर आई। फिलहाल आगे आने वाले दिनों क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इस पूरे हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। एक तो आरबीआई पॉलिसी कल, उसके बाद परसों गुजरात हिमाचल इलेक्शन के नतीजे भी। क्या इंपैक्ट बाजार पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल अगर इस मार्केट को अगर आप एक शॉर्ट टर्म के नजर से देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं कि जो मार्केट को एक रेंज के अंदर सीमित रख रहे हैं और इसी वजह से हमने आज के दिन में भी मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी। और जैसे भी अनिल जी ने कहा, करेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया था आज के लिए, जो 1% के आसपास वीक हुई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो एमएससीआई के जो आउटफ्लो हुए हैं पिछले मंथ में, उसकी वजह से ये करेंसी लगातार वीक बन रही है। पर हमें लगता है कि जो ओवरऑल करेंसी का जो आउटलुक है वो 83 और 79 के बीच बना हुआ है और हमें लगता है कि शायद 1 या 2 दिन में जो करेंसी में जो वीकनेस आ रही है वो एक कंट्रोल में आ सकती है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट वापस एक बार रिबाउंड कर सकता है। साथ ही साथ जो बड़े इवेंट्स है जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी है और उसके बाद का जो इवेंट है वो है इलेक्शन के रिजल्ट्स। ये 2 इवेंट के बाद हमें लगता है कि मार्केट वापस एक बार रिबाउंड कर सकता है। ओवरऑल अगर रेंज की अगर बात करें तो हमें लगता है निफ्टी जो है 17,500 के करीब, 18,500 के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है। 18,500 से लेकर 18,900 की रेंज बनी है। 18,900 के ऊपर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो शायद मार्केट को 19,100 200 के करीब लेके जा सकता है। और अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो हमें लगता है कि 18,500 के करीब मार्केट एक बार संभलते हुए नजर आएगा।
ओके, तो ये बाजार पर आए हमने समझी और कुछ लेवल्स को भी जाना श्रीकांत जी से। चलिए अब आपसे आपके कुछ स्टॉक स्पेसिफिक राय ले लेते हैं श्रीकांत जी, और जानना चाहेंगे किसी को अगर पोजिशनल व्यू रखना हो किसी स्टॉक में तो कौन से स्टॉक को आप रेकमेंड करेंगे सर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो एक अगर मैं लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर किसी स्टॉक को अगर चुनना चाहूंगा, मैं लॉन्ग टर्म की इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस लेवल पे मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा मार्केट एक्सपेंसिव चल रहा है। तो इस लेवल पे अगर कुछ अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर कोई स्टॉक लेना है तो अपोलो हॉस्पिटल, ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हम लॉन्ग करके चलेंगे। तकरीबन 4800 के करीब का क्लोज है। हमें लगता है कि ओवरऑल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, लिस्टेड कंपनीज है, वहां पे हमें लगता है कि अच्छी खासी बाइंग, एफआईएस की बाइंग है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का भी रुझान है। तो करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल को अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 5400 के करीब जा सकता है। और अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रेडिंग पोजिशनल बेसिस पे अगर कोई लेता है तो उसमें स्टॉप लॉस 4700 का होना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग टर्म बेसिस पे खरीदें। और अगर मैं एक मीडियम टर्म के व्यू से अगर कुछ खरीदना चाहता हूँ, एक पोजिशनल व्यू से, यानी कि यहाँ से हफ्ते भर से 15 दिन के व्यू से अगर कोई स्टॉक अगर लेना चाहूंगा तो वो रहेगा एचडीएफसी बैंक का। और यहाँ पे हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों ट्विंस में एक अच्छा साइडवेज पैटर्न बना है। मार्केट की गिरावट के बाद भी इन दोनों में एक अच्छा पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है और हमें लगता है कि 1675 के लेवल्स एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर मैं एचडीएफसी बैंक को अगर लॉन्ग करता हूँ विद अ पोजिशनल व्यू तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1590 का। साथ ही साथ हमें लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड में भी अच्छी एक्शन देखने मिलेगी। तो एक ओवरऑल अगर मार्केट का माहौल देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन इन स्टॉक्स के ऊपर आप बिल्कुल फोकस करके चल सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू में अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की सलाह आ रही है श्रीकांत चौहान की तरफ से, और मीडियम टर्म का व्यू हो पोजिशनल व्यू एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की राय श्रीकांत चौहान की तरफ से आज आई है। आइए कुछ दर्शकों से बात कर लेते हैं, जानते हैं उनके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल। राजस्थान से वीरेंद्र शर्मा से बात करते हैं। वीरेंद्र जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ओएनजीसी पर है। 400 शेयर है, 135.89 पे, 1 साल का व्यू है। ओके, तो क्या करना 1 साल का व्यू ओएनजीसी पर ये रख रहे हैं। ओके श्रीकांत जी, कुछ मुनाफा है ओएनजीसी में, जानना चाह रहे हैं कि 1 साल के लिए ओएनजीसी होल्ड करना इनके लिए सही रहेगा क्या? प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं आपको इस स्टॉक में? बिल्कुल, तो देखिए मुझे वीरेंद्र जी को ये बताना चाहूंगा मैं कि इस लेवल पे ओएनजीसी एटलीस्ट आपको कुछ एक मुनाफा दे रही है। नो डाउट कि इसमें अच्छे खासे डिविडेंड आते हैं पूरे साल भर में, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप साल भर के व्यू से अगर रखना चाहते हो तो इसमें प्राइस जो होती है वो काफी अप एंड डाउन हो सकती है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल प्राइस पैटर्न होता है वो कंप्लीटली क्रूड के दामों के ऊपर डिपेंड होता है। आपने तो देखा होगा कि पिछले 1 साल में कई बार क्रूड ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, लेकिन ये स्टॉक अपने एक सीमित दायरे में बढ़ते हुए नजर आया। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि इसमें काफी सारे जो न्यूज फ्लो होते हैं वो अनसर्टन होते हैं, या तो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जिसका पूरा बेनिफिट ओएनजीसी को नहीं मिलता। इसी वजह से मैं कहूंगा कि आप एक बार ओएनजीसी में से एग्जिट कर लें, इसे बेच दें, और इसके जो फंड्स है वो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाल सकते हो, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा कंपनी है जिसमें आपको ऑयल के बढ़ने का भी बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें जो डिजिटल और रिटेल बिजनेस है उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ से अगर अपसाइड भी देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कई सारे फंड्स की या कई सारे ब्रोकर्स की जो राय है वो 3000 3100 की है। तो हमें लगता है बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसे स्विच कर लें। ओके, तो ओएनजीसी से निकलने की सलाह और रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंट्री यानी खरीदारी की राय दे रहे हैं आपको श्रीकांत चौहान। चलिए अब अगले कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। हमारे साथ है ओडिशा संबलपुर से रवि शर्मा। रवि जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा क्वेरी था, मैंने सोमानी शेरा लिया था 525 के प्राइस पे। मेरे पास 105 शेयर है उसके, और मैं थोड़ा उसका व्यू लेना चाहता हूँ। काफी पिटा हुआ स्टॉक है, मतलब काफी
अच्छे लेवल से करेक्शन हुआ है, तो मुझे थोड़ा उसका व्यू बताइए, क्या लॉन्ग टर्म व्यू दिख रहा है सर? बिल्कुल तो जी रवि जी, श्रीकांत जी। हाँ स्वाति जी, अगर सोमानी सेरामिक की अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें एक अच्छा करेक्शन आया है, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है या बिल्डिंग मटेरियल्स है, उनमें हमने अच्छा खासा एक प्रॉफिट टेकिंग का एक मोड देखा है। और उसके बाद हमें लगता है कि कई सारे स्टॉक अभी इन लेवल्स के आसपास स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल आने वाले दिनों में वापस रिबाउंड करते हुए दिखेगा, और यहाँ से अगर इसमें बढ़त आती है तो हमें लगता है कि वापस 850 से लेकर 900 के लेवल्स भी ये वापस दिखा सकता है। टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है। अभी अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन चल रहा है, इसी वजह से पूरा मार्केट एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। बट जैसे मार्केट में थोड़ा और वक्त निकलेगा, हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में वापस एक मोमेंटम देखने मिलेगा। तो आप बिल्कुल इसमें बने रहें, और हमें लगता है कि तकरीबन 800 साढ़े 800 के लेवल्स आप बिल्कुल आने वाले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। सोमानी सिरामिक्स बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की ओर से। अगले कॉलर से बात करते हैं, गुजरात से विमल पटेल हमारे साथ है। विमल जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैंने बायोकॉन लिया हुआ है 1000 शेयर 227 के भाव से, 87 के भाव से। तो 227 है भाव आपका? 287 के भाव पर। ओके 287। ओके, कब तक होल्ड कर सकते हैं? होल्ड कर सकता हूँ 2-3 महीना। 2-3 महीना बायोकॉन पर राय लेना चाह रहे हैं। इनकी खरीद है 287, कुछ नुकसान पर अभी फिलहाल ये हैं। 2 से 3 महीने के व्यू के लिए बायोकॉन कैसा लग रहा है आपको श्रीकांत जी? देखिए, हमारा पर्सनल व्यू बायोकॉन के ऊपर सेल या रिड्यूस का है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो फंडामेंटल्स अभी वर्क कर रहे हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने बाकी स्टॉक्स में है। फार्मा से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, जैसे कि सिप्ला है या सन फार्मा है, या आप पकड़ लीजिए कि अगर आपको हॉस्पिटल्स में जाना है, क्योंकि जहाँ पे एक नया ट्रेंड बन रहा है, एक नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वहां पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपोलो हॉस्पिटल्स या तो आप जो बाकी के जो हॉस्पिटल्स है जैसे कि मैक्स हेल्थ है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है बायोकॉन में से आपको जो लॉस हो रहा है वो काफी मिनिमल है, आप उसमें से एग्जिट कर लें। अगर आपको प्योरली फार्मा प्ले करना है तो आप सन फार्मा खरीद सकते हैं या तो सिप्ला खरीद सकते हैं, और अगर आपको कुछ नए ट्रेंड में अगर जाना है तो आप कोई किसी हॉस्पिटल स्टॉक को चूज कर सकते हैं। ओके, तो बायोकॉन से निकलने की आपके लिए सलाह आ रही है। ये हमारे आज के एक्सपर्ट का व्यू। और सिप्ला वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। श्रीकांत जी के लिए आपकी ये राय। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से पिंकी कुमारी हमारे साथ है। पिंकी जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम एक्चुअली ना मेरे फादर ने एक शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है RBNL का, जो उन्होंने 2000 शेयर्स ले रखे हैं फॉर 70 रुपीज। तो शुड आई होल्ड इट एंड या सेल कर देना चाहिए मुझे? ओके, RBNL पर इनका सवाल है। 70 है इनकी खरीद, 4000 के मुनाफे पर है। ब्रेल स्टॉक्स में एक अच्छा हमने पिछले दिनों एक अच्छा मूवमेंट देखा है। RBNL उसमें से एक रहा, वन ऑफ द बेनिफिशियरी इस मूवमेंट का। फिलहाल ये जानना चाह रही है कि RBNL में इनको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। श्रीकांत जी बताइए। बिल्कुल, तो देखिए वैसे ये स्टॉक काफी चल चुका है और तकरीबन 30 रुपए के करीब था, वहां से बढ़ते बढ़ते 80 रुपए के करीब आया है, और उसके बाद इसमें वापस एक कंसोलिडेशन का ट्रेंड बनने जा रहा है। हमें लगता है कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो में अगर ये स्टॉक चलता है, चूंकि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बजट भी रहेगा, और उसके आसपास हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक मोमेंटम देखने मिलेगा, बिकॉज ये स्टॉक जो है पर्टिकुलरली रेल विकास निगम से रिलेटेड है। तो हमें लगता है कि एक शायद मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो काफी अगर आपके पोर्टफोलियो की बड़ी अमाउंट अगर इसमें लगी है तो आप बिल्कुल इसमें से कुछ एक स्टॉक्स को आप बिल्कुल करंट लेवल से बेच सकते हैं, और उतने पैसे आप किसी और स्टॉक में लगाएं, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स रेल से जुड़े होते हैं वहां पे जो फ्लोज होते हैं वो काफी अनसर्टन होते हैं। कैसे फंड्स आएंगे और कैसे डिप्लॉय होंगे उसके ऊपर भी काफी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है। तो जहां पे भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है वहां पे हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने से
बेटर है कि आप किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे क्लियरली ग्रोथ विजिबल है, जैसे कि बीएफएसआई है या तो आईटी है। तो यहाँ पे जो आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, मुझे लगता है उससे आप 50% कम कर लें और बाकी के फंड्स आप किसी और सेक्टर में लगा सकते हैं। ओके, RVNL मुनाफा वसूले कुछ, ये राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए। चलिए अब पुणे से राजश्री चिंचोले हमारे साथ हैं। राजश्री, बहुत स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास ओलेक्ट्रा के 571 रुपीज से 45 शेयर है। अभी इसको होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, ओलेक्ट्रा के शेयर है आपके पास, कुछ नुकसान पर है। आपका व्यू कब तक है राजश्री? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल के लिए ओलेक्ट्रा, क्या कहेंगे आप श्रीकांत जी? 1-1.5 साल के लिए सही लग रहा है आपको स्टॉक? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें अगर आने वाले दिनों में अगर जो भी ये सेक्टर को बिलोंग करते हैं, अगर उस सेक्टर में रियल में अगर मोमेंटम अगर आता है और उसी जो सोच है, उसी जो विजन है, उसी बेसिस पे अगर इस सेक्टर में अगर तेजी बनती गई तो ये स्टॉक चलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसमें और भी करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक अनसर्टेनिटी बनी है, तो हमें लगता है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक करंटली अगर आप देखें तो 500 के करीब ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 10 से 15% का लॉस हो रहा है, जो चल सकता है, यानी कि उतना लॉस मार्केट में कभी भी रिकवर हो सकता है। तो करंट लेवल से ओलेक्ट्रा ग्रीन को आप मुझे लगता है कि बेच दीजिए और आपके जो भी फंड्स है वो आप किसी या तो टाटा मोटर्स में लगाइए या तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगाइए, जो एक ऐसी कंपनी है जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर एक बड़ा काम हो रहा है। तो आने वाले कुछ महीनों में या 2 से 3 साल का जैसे आपने बताया मुझे व्यू, उन 2 से 3 साल के व्यू में बिल्कुल इन कंपनीज में बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसे बेचिए और या तो महिंद्रा एंड महिंद्रा या टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बेचिए और यहाँ पर आपके लिए यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। M&M वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकती हैं स्टॉक पर। कल के बाजार के लिए अहम संकेत और क्या रखे स्ट्रैटेजी, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 2 टुकड़ों में देखिए कल के बाजार को। एक तो ये कि 10 बजे के पहले और दूसरा 10 बजे के बाद। और ऐसा मैं कह रहा हूं कि 10 बजे आने वाली है आरबीआई गवर्नर साहब की क्रेडिट पॉलिसी। ज्यादातर लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि 35 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। 1/4% से आधा % के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये बढ़ोतरी आखिरी होगी, ऐसा कोई संकेत साहब देते हैं क्या, और महंगाई को काबू में लाने को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं क्या? तो मैं गवर्नर साहब की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी जो 10 बजे के बाद के डायरेक्शन को आगे दिखाएगी बाजार के लिहाज से। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो भारतीय बाजार जो एक्शन में दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंड करेगा। 2 दिनों से अमेरिका कमजोर है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर थे, तो कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव अभी तक तो नहीं दिखा रहे। तो अमेरिका में क्या कुछ होता है, डाउ फ्यूचर्स कैसा रुझान दिखाते हैं, वो कल सुबह ओपनिंग तय करेगा। करेंसी मार्केट की कमजोरी थोड़े ध्यान में रहेगी और उसके ऊपर अगर एफआईज की तरफ से बिकवाली के डेटा अगर आज बड़े आ गए तो थोड़ा सा मूड माहौल ढीला हो सकता है। और ऐसे में फिर आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट होगा वो होगा 18,500 से लेकर 18,575 कल के लिए मजबूत सपोर्ट जोन होगा। और ऊपरी स्तरों पर 18,750 से लेकर 18,825 की रेंज 75 पॉइंट की ये रुकावट की जगह है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,900 43,000 पहला और मजबूत सपोर्ट होगा। इसके नीचे ही कमजोरी के संकेत माने जाए और ऊपरी स्तरों पर 43,375 से 43,500 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। तो इन लेवल इन रेंज पर नजर रखिए। प्री और पोस्ट पॉलिसी के एक्शन को 2 भागों में डिवाइड करके पहले पॉलिसी पर इन लेवल्स पर फोकस करिए। पॉलिसी के बाद जो भी लेवल्स होंगे वो आपको रनिंग मार्केट में पता चलेंगे। आइए अब देखते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल मिलेंगे कमाई के मौके। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए मार्केट में टेक्सचर तो पॉजिटिव साइड का ही है, बुलिश टोन ही है मार्केट में। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी अब सजेस्ट कर रहे हैं वो है कॉल लेडर स्ट्रेटेजी। इसमें हमें
18,600 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 120 के आसपास। और एक कॉल हमें बेचना है 18,700 का, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 65 का, और इसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम 18,800 का कॉल भी बेचेंगे। तो ये 3 लेग स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी में 18,600 का कॉल बाय करेंगे, 18,700 का एक कॉल बेचेंगे और 18,800 का एक कॉल बेचेंगे। तो टोटल हमारा आउटफ्लो जो रहेगा इस स्ट्रेटेजी का करीब 45 रुपीज का रहेगा। तो हमारा ब्रेक इवन बनता है इस स्ट्रेटेजी का 18,645 के ऊपर। तो आज की क्लोज के आसपास हमारा ब्रेक इवन बनता है। अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अपमूव यहाँ पे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है, तो हमारा ब्रेक इवन 18,645 के ऊपर है। इसके ऊपर मार्केट रहेंगे तो हमें भी यहाँ से प्रॉफिट बनने लगेगा इस स्ट्रेटेजी में। और इसकी जो प्रॉफिट की रेंज रहेगी वो 18,645 से 18,865, ये रेंज में कहीं भी अगर एक्सपायरी होती है तो हमें लगता है कि इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। तो ये कॉल लेटर स्ट्रेटेजी हम सजेस्ट करेंगे कल के सेशन में डिप्लॉय करने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट बाय किया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 595 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 568 का। बहुत धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अब श्रीकांत जी आपके पास आएंगे कल के बाजार में या फिर नजरिया बहुत ही क्लोजर टर्म का इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल। तो देखिए, अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर कोई ट्रेड करना है तो हमें लगता है कि डेल्टा कॉर्पोरेशन इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। अच्छा खासा एक टेक्निकल फॉर्मेशन बना है, असेंडिंग ट्रायंगल जिसे कहते हैं। और टारगेट्स रहेंगे 250 से लेकर 255 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 230 का। तो डेल्टा कॉर्पोरेशन को लॉन्ग करना चाहिए। डेल्टा कॉर्प इंट्राडे खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर, हम हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। बाजार आज